पहला इश्क। हिमांशु की सर्द हवाएं उसके सीने में इस तरह गुजरती थीं कि लगता जैसे कांच से बना कोई मूरत हो और उस पर कोई हल्की सी चोट पहुंचा हो। लेकिन अंदर जिस तरह की हलचल मची थी प्यार की, वो किसी बर्फीली शाम की तपिश से कम नहीं थी। पहला अध्याय, मुलाकात। पटना के शांत जिले में जन्मा हिमांशु गांव के स्कूल में शिक्षक था। जीवन उसके लिए एक नियमित धारा से कुछ ज्यादा नहीं था। सुबह उठना, स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, शाम को घर लौटना, कुछ किताबें, चाय, कभी कभी पिता की जरूरतें। घर की खुशी, उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कान, पिता की आंखों में संतोष, लेकिन दिल में एक खालीपन, एक अधूरी चाहत हमेशा पसरी रहती थी। वहीं शहर में एक फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करती थी आर्या। कलरफुल ख्वाबों की दुनिया में जिंदगी के रंगों को कैमरे में कैद करने का सौंदर्य उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका था। बचपन में माँ ने उसे सिखाया था कि हर तस्वीर एक कहानी कहती है, हर मुस्कान एक कविता होती है, और आज हर फ्रेम उसके लिए कविता थी। उनकी पहली मुलाकात एक उत्सव के दिन हुई। गांव में दीपावली की शाम। हिमांशु ने गांव के मैदान में बच्चों को पटाखों से दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम रखा था। आर्या काम से निकलकर अपने कैमरे के साथ वहां गई थी। दीपों की रोशनी और बच्चों की मासूम मुस्कानें उसे खींच ले गई। अचानक एक पटाखा फट गया, धुआं हुआ, बच्चे डर गए। हिमांशु ने झपटकर एक बच्चे को गोद में ले लिया, बच्चे को चुप कराया। आर्या ने उसी क्षण फोटो खींची। झिझकती स्माइल, धुआं, हिमांशु की तेज नजर, बच्चों की आंखों में भय और आशा। उसके दिल ने कांप कर कहा, ये है वो पल। दूसरा अध्याय, दिल की जुस्तजू। उस रात को तस्वीरें शॉट करते हुए आर्या अक्सर उसी चित्र पर ठहरती, समझ नहीं पाती कि क्या है उसमें। कुछ ऐसा ताजा, कुछ ऐसा सच्चा कि जैसे उसकी आत्मा ने वहां झांका हो। हिमांशु भी गांव के त्योहारों, स्कूल की छुट्टियों में आर्या की तस्वीरों के जरिए जानता गया कि कौन है ये लड़की जो उसकी जिंदगी में बिना बुलाए आई है। एक दिन आर्या स्टूडियो से निकलकर गांव की पुरानी नदी किनारे फोटो शूट करने गई। वो अकेली थी। शाम की रोशनी सुनहरी थी। नदी किनारे एक पुरानी झूली थी, पेड़ों की छांव थी, सुकून था, लेकिन वो जोश कुछ और थी। अचानक उसका कैमरा हाथ से फिसला और नदी में गिरने वाला था। उसी समय एक हाथ पानी में उतरा, हिमांशु। उसने झकझोर कर कैमरा बचाया। आर्या के बाल गीले, पसीने से चिपके, लेकिन आंखों में वो मुस्कान थी, शर्मीली, आभारी। हिमांशु ने मुस्कुराकर कहा, आप ठीक हैं? कैमरा चल रहा है? उस दिन उन्होंने लंबी बातें की। परिस्थितियां थोड़ी मुश्किल थी। आर्या शहर की जिंदगी में अधिक थी, हिमांशु गांव से जुड़ा था, लेकिन बातचीत ने सालों की दूरी को मिटा दिया। तीसरा अध्याय, चुनौतियां। प्यार पनपना आसान नहीं होता। आर्या के पिता श्रीमती और श्री शरणितोष सिंह एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे। उन्हें अपनी बेटी के लिए समाज में उठे मान प्रतिष्ठा की चिंता थी। एक गांव के शिक्षक से उनकी भेंट कहीं मुनासिब नहीं थी। वहीं हिमांशु के परिवार में आर्थिक तंगी थी। उसके पिता बूढ़े हो चुके थे, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। गांव की मिट्टी से जुड़ाव, पर पैसों की कमी, ये उसकी पहचान थी। एक दिन आर्या के पिता ने देख लिया कि बेटी की आंखों में कुछ छिपा है। वो फोन पर के सबक गूढ़ संवाद, जिसे उन्होंने गुजरती गलियों में सुना था। उन्होंने आर्या को डांटा, तुम्हें क्या समझ है ऐसे लोगों के साथ रिश्तों की? आर्या ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पापा, प्यार अपने आप नहीं देखता। पेशा, पैतृक स्थिति, शहर, गांव, ये सब पीछे पड़ जाते हैं जब दिल सच हो।
लेकिन पिता की सोच बदलना आसान नहीं थी। उन्होंने आर्या से कहा कि या तो वो इस रिश्ते को छोड़ दे या उन्हें शहर लौट आना होगा, विदेश चले जाना होगा, जहां उन्हें अच्छे अवसर मिलेंगे। चौथा अध्याय, जुदाई। अचानक एक दिन हिमांशु गांव से चला गया। एक नई नौकरी की पेशकश थी शहर में, निजी स्कूल में। तनख्वाह ज्यादा थी, संभावनाएं थीं, लेकिन उसने तय कर लिया कि पहले खुद को इतना मजबूत बनाए कि आर्या के पिता के समक्ष खड़ा हो सके। उसने शिविरों में काम करने, ट्यूशन पढ़ाने, रातों को दिहाड़ी काम करने की ठानी। उसने आर्या को एक पत्र लिखा, हाथों से लिखा, जिसमें उसने कहा, मैं लौटूंगा, तब तक तुम्हारी याद मेरी ताश के पत्तों की तरह टूटेगी, बिखरेगी, लेकिन खुद को जोड़ लूंगा, तुम मुस्कुरा कर रहना। आर्या ने पत्र पढ़ा, आंखों में आंसू, पर उसने खुद को संभाला। उसने काम बढ़ाया, पिता की ओर से शहर लौटने की पुष्टि कर दी, पर दिल कहीं टूट रहा था। हिमांशु ने शहर में संघर्ष किया। छोटे झमेले, नए लोग, अजनबी राहें। वो अकेला था। माँ की याद, गांव की मिट्टी की खुशबू, आर्या की हंसी, ये सब उसके साथ थे, पर छूने से दूर। 5वां अध्याय, विरासत और परिवर्तन। वक्त ने एक मोड़ लिया। हिमांशु की मां बीमार हुई। उसने गांव लौटने का निर्णय लिया। नौकरी छोड़ने का खतरा था। भविष्य अधर में था, पर मां की एक आखिरी इच्छा थी, बेटा। लोग कहते हैं गांव छोड़कर जाओगे तो कुछ बन जाओगे, पर गांव है, अपने हैं। तुम्हें गांव की जमीन से रिश्ता है, वहां काम करना भी सम्मान है। यह सोचकर हिमांशु ने गांव लौटना स्वीकार किया, पर लौटते समय उसने ये निर्णय लिया कि आर्या को भूलने नहीं दिया जाएगा। उसने गांव में एक छोटी सी पुस्तकालय खोली, बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देना शुरू किया, संगोष्ठी आयोजित की, शिक्षकों को ट्रेनिंग दी। गांव के लोग उसकी तरह सोचने लगे, शिक्षक से ज्यादा नेता, प्रेरणा स्रोत। इस बीच आर्या शहर की चमक दमक में व्यस्त हो गई थी। उसने एक प्रतिष्ठित फोटोग्राफर के साथ काम किया। उसकी प्रदर्शनी लगी, पत्रिकाएं उसके फोटो छापने लगी, लेकिन हर प्रदर्शनी के बाद जब दरवाजे बंद होते तब एक खालीपन था, हिमांशु का। 6वां अध्याय, पुनर्मिलन। 15 साल बाद गांव में एक सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित हुआ, लोक कला एवं संगीत का। आयोजकों ने प्रस्ताव रखा कि जो लोग गांव से बाहर गए हैं वे वापस आएं और अपनी कला साझा करें। आर्या को भी बुलाया गया, दिल्ली से, जिसने कई देशों की यात्रा की थी, पर हमेशा गांव और उससे जुड़े किस्से उसके दिल में रचे थे। आर्या आगमन के दिन रंगों में डूबी हुई थी। पारंपरिक साड़ी, हाथों में कैमरा, आंखों में वही चमक, मंच की रौनक, बच्चों की आवाजें, संगीत की धुनें, सब कुछ यादों के दरवाजे खोल रहे थे। महोत्सव के दूसरे दिन मंच पर एक कार्यक्रम तय हुआ, जिसमें गांव के शिक्षक व सम्मानित नागरिकों का सम्मान किया जाना था। जब हिमांशु को बुलाया गया, जो अब सिर्फ शिक्षक न रहकर गांव का प्रेरक व्यक्तित्व बन चुका था, आर्या के पैर धरती से कुछ और ऊपर उठे। हिमांशु ने मंच पर उसका ध्यान देखा, वो भी उसे देखकर ठहर गई। समय की रुकावट हुई। जब कैंपस के बाहर छुट्टी हुई, बाद की धूमिल रोशनी में आर्या और हिमांशु आमने सामने थे। हवा में कहीं पेड़ों की सरसराहट थी, सड़कों पर मिट्टी की सौंधी खुशबू, धूप की ठंडी नमी। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान के साथ हिमांशु ने कहा, तुम आज भी वो लड़की हो जिसे मैंने पहली बार कैमरे में देखा था। आर्या ने झिझकते हुए कहा, आपने कभी नहीं बदला। आपकी आंखों में वही सच्चाई है, वही अपनापन। हिमांशु ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि समय मुझे बदल देगा, पर जो बदलना नहीं था उसने मुझे पहचान दी। 7वां अध्याय, स्वीकृति और प्रेम की नई शुरुआत। आर्या के पिता अशांत थे। उन्होंने वर्षों सिर्फ
क्या कहेंगे लोग की चेतना की थी। पर आज देखने में था कि गांव के लोग हिमांशु को शिक्षक से ऊपर मानने लगे थे। वो गांव की आत्मा बन चुका था, समाज में उसका मान बढ़ा है, वो आज बड़ा इंसान है। मंच पर जब आर्या ने हिमांशु को आमने सामने देखा, वो जज्बाती हो गई। उसने पिता से कहा, पापा, मैंने बहुत दूर देखा, बहुत ऊंचा देखा, लेकिन सच्चे प्यार की असली ऊंचाई यही है, समझ, समर्पण, त्याग। उनकी बात ने पिता के सीने में ठहरी हर बाधा तोड़ दी। उसने हिमांशु से हाथ मिलाया, आंखों में नम था प्यार। सर झुकाकर सम्मानपूर्वक बोला, बेटी ने सच्चाई पहचानी है। तुमने समय के साथ जूझ कर जो बना है वो तुम्हारा हक है। और फिर गांव के एक पेड़ के नीचे, जहां वो झूली थी, जहां कैमरा गिरने वाला था, जहां बच्चों की हंसी थी, हिमांशु ने आर्या से कहा, क्या तुम चाहोगी कि हम साथ हों? आर्या ने आंसू पोंछे मुस्कुराकर कहा, हां, क्योंकि तुम वो हो जो हमेशा रहा है। उनका हाथ एक दूसरे के हाथ में फिट हुआ। उस शाम की लाली, दीपों की रोशनी, झूलों की सरसराहट, बच्चों के ठहाके, सब कुछ एक गीत बन गया। प्रेम की असलियत। वक्त ने दिखाया कि सच्चा प्रेम केवल महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि लड़ने की चीज है, परिस्थितियों, समाज की धारणाओं, समय और दूरी के विरुद्ध। प्रेम अकेले मैं तुमसे प्यार करता हूं नहीं होता। वो तेरी खुशी में अपनी खुशी देखता हूं, मैं तेरे लिए खुद को संवार लूं, मैं तेरा हाथ थामकर लंबी यात्रा करता हूं, है। हिमांशु और आर्या की कहानी बताती है कि अगर दिल में ईमानदारी हो, संघर्ष स्वीकार करने की हिम्मत हो और सपनों की आग बुझने न पाए, तो प्रेम हर परिस्थिति में खिल उठता है।